हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2077 की अनंत बधाई व हार्दिक शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे नव संवत्सर 2077 कैसा रहेगा हम सभी के लिए, हमारी राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसका प्रभाव पूरे देश पर कैसा रहेगा। तो आज हम लोग नव संवत्सर के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। 25 मार्च 2020 को नव विक्रम संवत का आरंभ होगा। 2077 का नव संवत्सर प्रमादी नाम से पुकारा जाएगा और जाना जाएगा। इस वर्ष संवत के राजा बुध होंगे और मंत्री चंद्रमा होंगे। प्रमादी नामक संवत के प्रभाव से कृषि के क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा। अनाज का अच्छा उत्पादन होगा। रस से भरपूर पदार्थों के मूल्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुड़ और चीनी के मीठे पदार्थ भी थोड़े से महंगे हो सकते हैं इस दौरान। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये साल 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का होने वाला है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस साल अश्विन का अधिक मास रहने वाला है जो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। अश्विन मास होने से श्राद्ध और नवरात्रि के बीच 1 महीने का अंतर रहेगा। जिस वर्ष अधिक मास होता है वो साल देश और जनता के लिए बहुत ही शुभ फल वाला होता है। अधिक यानी पुरुषोत्तम मास होने से धर्म और कर्म और अर्थ यानी आर्थिक मामलों में तरक्की वृद्धि होती है। हिंदी कैलेंडर और पंचांग गणना के अनुसार 3 साल में एक बार अधिक मास होता है। इस माह के प्रभाव से देश में शांति होती है और देश प्रगति करता है। देश की जनता ईमानदारी से धर्म और अपने कर्तव्यों का पालन करती है। क्यों आता है अधिक मास? बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो सौर्य मास जो है वो 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र मास जो होता है वो 354 दिन का होता है। इससे हर साल 11 दिन का अंतर आता है जो 3 साल में बढ़ करके 1 माह से कुछ अधिक यानी 33 दिन कुछ घंटे के आसपास का ये हो जाता है। ये 32 माह 16 दिन के अंतराल से हर तीसरे साल में होता है। इस अंतर को सही करने के लिए अधिक मास की व्यवस्था हमारे संस्कारों में हमारे ऋषि मुनियों ने पुराने समय से की है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अधिक मास का कोई स्वामी न होने से देवताओं ने इसे अशुद्ध माना और इसमें कोई भी मांगलिक कार्य कैसे करें इस संशय में पड़ गए। तब वे सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने कहा कि आज से मैं इस अधि मास को अपना नाम देता हूं। उन्होंने इसे पुरुषोत्तम मास कहा। तब से इस माह में भागवत कथा व अन्य मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन का शुभारंभ हुआ। आषाढ़ मास का समय में कम वर्षा होती है और भाद्रपद के महीने में अधिक बारिश होने की संभावना रहती है। इस नव संवत में राज और मंत्र के मध्य मित्रता की कमी के कारण सरकार की ओर से कुछ कठोर कानून भी लाए जा सकते हैं। विरोधाभास की स्थिति बनी रहने वाली है। नियम एवं कानून में कठोरता और सख्ती के कारण क्रोध बढ़ सकता है। जरूरी सामान कुछ महंगे हो सकते हैं। कुछ कारणों से राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। जातिगत हिंसा भी बढ़ सकती है। नव संवत्सर का स्थान इस वर्ष वैश्य के घर पर होने के कारण व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्र में तेजी देखने को मिलेगी। मौसम में बदलाव दिखाई देगा। दूध जैसे पेय पदार्थ महंगे हो सकते हैं। इस समय लोभ और स्वार्थ की स्थिति बहुत अधिक दिखाई देगी। व्यापारियों के लिए थोड़ा अधिक लाभ और बेहतर जीवन शैली के योग इस दौरान बनेंगे। देश के दक्षिण प्रांत में अव्यवस्था दिखाई दे सकती है। शासन परिवर्तन और राजनीतिक उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देगी। कहीं कहीं अनाज की कमी भी देखने को मिलेगी। इस समय लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के प्रति असंतोष भी लोगों में बहुत ज्यादा होगा। किसी भी नए संवत्सर में राजा का चयन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के वार के अनुसार किया जाता है। अर्थात इस दिन जो वार होता है उस वार के स्वामी को संवत का राजा माना जाता है। 2077 के संवत में ग्रहों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिनके अनुरूप ये पूरा प्रभाव जो वर्ष है वो प्रभावित रहेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
संवत का राजा बुध, इस संवत का जो वर्ष का राजा है वो बुध होगा। बुध के प्रभाव से शुभ और मांगलिक कार्यों का आयोजन बना रहेगा, पर इसके साथ ही इसमें दूसरों के कारण परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक रूप से उत्सुकता और उत्साह की स्थिति अधिक दिखाई देगी। बड़े बुजुर्गों के साथ विरोधाभास भी अधिक रह सकता है। मनोरंजन के क्षेत्र में लोगों का झुकाव अधिक रहने वाला है। धन धान और सुख सुविधाओं के प्रति भी लोग अधिक इच्छाएं इस दौरान रखेंगे। बुध का प्रभाव लोगों के मध्य चालाकी से काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। एक दूसरे के साथ झूठ और छल करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। कला और संगीत के क्षेत्र में अधिक विकास होगा। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा बेहतर समय कहा जा सकता है। साधु संतों का भी इस समय जो प्रभाव अधिक रहेगा समाज पर। कानून विरोधी काम भी इस दौरान अधिक हों, ऐसी स्थिति दिखती है। संवत के मंत्री चंद्र देवता होंगे। चंद्रमा के मंत्री होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं का बोलबाला रहेगा। लोगों का ध्यान भी इस ओर अधिक रह सकता है। वर्षा अच्छी होने की उम्मीद की जा सकती है। दूध और सफेद वस्तुओं का उत्पादन अच्छा होगा। रस और अनाज में वृद्धि होगी। बाजार में मूल्यों में उतार चढ़ाव जल्दी जल्दी दिखाई देगा। कोई भी स्थिति लंबे समय तक नहीं रह पाए। असंतोष और दुविधा आम व्यक्ति के मन में बहुत अधिक रहे, ऐसी स्थिति दिखती है। सशेष फलों का स्वामी गुरु, इस समय सशेष गुरु प्रभावित होने से रस और दूध के फलों की वृद्धि अच्छी होगी। इस समय वेद और धर्म के मार्ग पर जीवन जीने से लोगों का कल्याण होगा। कृषि के क्षेत्र में अच्छा रुख दिखाई दे सकता है। पशुओं से लाभ मिलने की उम्मीद कही जा सकती है और खेती से जुड़े व्यापारियों को लाभ मिलने की अच्छी उम्मीद भी दिखाई देती है। धान्येश जो है मंगल का प्रभाव बढ़ाएगा। धान्येश अर्थात अनाज और धान्य जो हैं उनके स्वामी मंगल होंगे। मंगल के प्रभाव से चना, सरसों, बाजरा के मूल्यों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। तेल जैसे पदार्थों में तेजी आएगी और वस्तुएं थोड़ी सी महंगी इस दौरान हो सकती हैं। मेघ सूर्य का प्रभाव, मेघेश यानी वर्षा का स्वामी। इस वर्ष सूर्य मेघेश होंगे। सूर्य के प्रभाव से गेहूं, जौ, चने, बाजार की पैदावार अच्छी होगी। दूध, गुड़ भी अच्छे होंगे। उत्पादन में वृद्धि होगी। सूर्य के प्रभाव कई स्थानों पर वर्षा में कमी भी ला सकते हैं। नदी और तालाब जल्दी सूख भी सकते हैं। रसेश शनि का प्रभाव, रसेश अर्थात रसों का स्वामी। रस का स्वामी शनि होने के कारण से भूमि का जलस्तर कम हो सकता है। वर्षा होने पर भी जल का संचय भूमि में न हो पाए, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। बेमौसम और प्रतिकूल वर्षा के कारण अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ ऐसे रोग भी हैं जो बढ़ भी सकते हैं और लंबे समय तक चलें, आसानी से ठीक न हो, ऐसी स्थिति भी आ सकती है। निरशेष गुरु का प्रभाव, निरशेष अर्थात ठोस धातुओं का स्वामी। इनका स्वामी गुरु है। गुरु के प्रभाव से तांबा, सोना और अन्य पीले रंग की वस्तुओं के प्रति लोगों का झुकाव और अधिक बढ़ सकता है। इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ सकती है। फलेश सूर्य देवता होंगे तो उनका क्या प्रभाव होगा। फलेश अर्थात फलों के स्वामी। सूर्य के फलों का स्वामी होने के कारण इस समय वृक्षों पर फल बहुत अच्छी मात्रा में लगेंगे। फल और फूलों की अच्छी पैदावार भी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा, पर कुछ स्थानों पर इसमें विरोधाभास भी दिखाई देता है, जैसे कहीं अच्छा होना और कहीं अचानक से कम हो जाना। धनेश बुध का प्रभाव, धनेश अर्थात धन का स्वामी, राज्य के कोष का स्वामी बुध जो है वो धनेश होने के कारण वस्तुओं का संग्रह अच्छे से हो सकता है। व्यापार से लाभ मिलेगा और सरकारी खजाने में धन आएगा। धार्मिक कार्यकलापों में भी धन की प्राप्ति अच्छी हो, ऐसी स्थिति दिखती है। दुर्गेश सूर्य का प्रभाव, दुर्गेश अर्थात सेना का स्वामी। सूर्य के दुर्गेश होने से सैन्य कार्य अच्छे से हो सकेंगे। न्याय पालन में करने में लोगों का असहयोग रहने वाला है, पर कई मामलों में कुछ लोग निडर होकर के कई प्रकार के खतरनाक हथियारों का निर्माण करने में भी लगे रह सकते हैं। सरकारी तंत्र से जुड़े लोग नियमों को अधिक न माने और अपनी मनमर्जी ज़्यादा चलाएं, ऐसी स्थिति भी सामने आ सकती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि अलग अलग ग्रहों का इस पूरे साल 2077 में क्या प्रभाव रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि राशि के अनुसार, हमारी राशि के अनुसार इस 2077 हिंदू नववर्ष का क्या प्रभाव रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए नव संवत्सर लाभकारी रहने वाला है। सभी वर्ग को व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। मकान या प्लॉट सहित अन्य संपत्तियों की प्राप्ति होगी। कंप्यूटर विशेषज्ञों को विदेश में नौकरी के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्राओं का भी योग दिखाई देता है। गृहस्थ जीवन और प्रेम प्रसंगों में सुख मिलने के योग दिखते हैं। हालांकि अन्य औरतों को लेकर के सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना बहुत जरूरी है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए, इस राशि के जातक लोगों को नए साल में अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे।
घर में मांगलिक कार्य होने की स्थिति दिखाई देती है। नौकरी में अच्छा पद प्राप्त होगा। व्यावसायिक मामलों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन व्यापार में लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जीवन साथी की प्रतीक्षा समाप्त होगी। युवकों को पत्नी भाग्य की देवी साबित होने वाली है। धन संपत्ति के मामलों में सावधान रहना होगा। मेहनत की कमाई लाभ दिलाएगी, जबकि काली कमाई करने वाले लिप्त लोगों के ऊपर कुछ कार्यवाही भी हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए नव संवत्सर भव्य सफलताओं वाला रहने वाला है। धन मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी में भाग्य आपका साथ देगा। शनि के असर से व्यापार प्रभावित हो सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने के योग भी आपके लिए दिखते हैं। तनाव के कारण अस्वस्थता बढ़ेगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रह सकती है। अविवाहित लोगों के विवाह होंगे और व्यावसायिक भागीदारी लाभदायक बनेगी। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को अनुकूल समय का पूरा उपयोग करना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस साल कामकाज में अपने लक्ष्यों को पाने की खातिर कठिन मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी भी मामले में श्रम के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के प्रयास सफल होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्ति की संभावनाएं बनती हैं। किसान और व्यापारी धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। परिवार में मधुरता रहेगी। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ धर्मस्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। आमदनी अच्छी बनी रहेगी। इससे आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए ये वर्ष हिंदू नववर्ष 2077 जो है वो मिला जुला असर लेकर के आएगा। हालांकि नौकरी में स्थिति बेहतर बनेगी। व्यापार क्षेत्र के जातक लोगों को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। किसानों के लिए ये समय अच्छा बीतेगा। परिवार में सुख और शांति का वातावरण रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष अनुकूल रहेगा और परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना होगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता के लिए समय अनुकूल रहेगा। यात्रा के माध्यम से धनार्जन हो आपके लिए ऐसे योग दिखते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नव संवत्सर 2077 उनके जीवन का सबसे अच्छा साल साबित हो सकता है। जीवन में शुभ समाचार ज़्यादा मिलेंगे। नौकरी में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में बड़े कामों के प्रस्ताव मिलेंगे। खान पान पर आपको संयम रखना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य आपका बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। परिवार से आपके कुछ मतभेद इस दौरान उजागर हो सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य के साथ वाद विवाद हो सकता है। साल में कई बार अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे। पूर्व में किए गए पूंजी निवेश का मनचाहा परिणाम आपको इस दौरान प्राप्त होगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए नया साल आपके भाग्य और लाभ में वृद्धि करने वाला साबित हो सकता है। करियर में सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। हालांकि राह में कुछ रोड़े भी आएंगे। उच्च पद प्राप्ति की संभावना बनेगी। घर वाहन सहित सभी सुख सुविधा प्राप्ति के योग बनते हैं। व्यापार में कुछ असफलता भी मिल सकती है। परिवार के साथ यात्रा सफलतादायी सिद्ध होगी। इस साल आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। पत्नी या प्रेमिका के मामले में आपकी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति अवश्य होती दिखती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यह साल अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास आपके शत्रु जरूर करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके कारण नौकरी में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का कोप आपको, उनका गुस्सा आपको जरूर झेलना पड़ सकता है, जो आपके लिए गलत होगा। लेकिन आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो उसका कुछ रिएक्शन तो जरूर आपके ऊपर आएगा। व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करने में आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक मामलों में खुशी मिलती रहेगी। इस साल स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखनी चाहिए। धार्मिक कार्य में खर्चे ज्यादा आपके बढ़ेंगे। नया निवेश करने से आपको बचना होगा। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए नया साल सफलतादायी सिद्ध होता दिखाई देता है। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं। परिश्रम के कारण परिणाम आपके पक्ष में होगा। व्यापार में नवीन कार्यों का शुभारंभ आप कर सकते हैं, जिसमें उन्नति के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अच्छा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक वातावरण अच्छा बना रहेगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव आएगा। दिलो दिमाग को खुला अगर आप रखेंगे तो धन संपत्ति प्राप्त करने की संभावना आपके लिए जरूर बनेगी। मकर राशि वाले लोगों के लिए साल में अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। परिवार में मांगलिक आयोजन संपन्न होंगे। नौकरी में अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। व्यापार में कुछ विषम परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे सुधार होगा। इस वर्ष अचानक धन प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। पारिवारिक मामलों के लिए अनुकूलता कम रहने के योग दिखती है। छोटी मोटी बीमारी के कारण परेशान आप हो सकते हैं। दाम्पत्य और प्रेम जीवन बिखरे, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है।
कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए यह साल शनि की 7.5 की पहली ढैया के साए में बीतेगा। नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। व्यापार में कुछ यात्राएं होंगी जिसके कारण आप लाभ उठाने में सफल होंगे। आर्थिक मामलों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा कहा जा सकता है। कोई एक सौदा धन वृद्धि कराएगा। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा क्योंकि इस साल आप स्वास्थ्य की परेशानी से जूझ सकते हैं। विवाह होने के योग भी दिखाई देते हैं। प्रेमिका के साथ घूमने फिरने के आपको पूरे अवसर प्राप्त होंगे। मीन राशि वाले जातक लोगों को इस साल हर तरह की सफलता हाथ लग सकती है। हालांकि साल भर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नौकरी की दृष्टि से साल उन्नतिदायक होगा। आपको मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त होगा। व्यापार में कठिनाई आएगी। अचानक धन लाभ होने की उम्मीद दिखती है। परिवार के लोग आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से अनुकूल बने रहने के योग आपके लिए दिखते हैं। प्रेम संबंधों में बड़ी सफलता मिले ऐसी स्थिति आपके पक्ष में बनती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि छोटे छोटे उपाय और टोटके, शास्त्रीय जानकारियां, वार्षिक राशिफल आदि जो आपको ज्ञान शास्त्रीय जानकारी जो मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती है ये निश्चित ही पसंद आती होगी। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप सभी के लिए हिंदू नववर्ष शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।